हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम एडवोकेट शांतनु। इस वीडियो में हम जानेंगे रिसेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द्वारा दी गई जजमेंट को, जो रिलेटेड है ऑर्डर 6 रूल 17 ऑफ सीपीसी 1900 यानी सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 से रिलेटेड है। तो उसके बारे में पूरा जानेंगे। आदेश 6 नियम 17 है क्या, पहले इसको जान लेते हैं शॉर्ट में, और फिर हम जजमेंट को जानेंगे कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या इसमें जजमेंट में डिसाइड किया, क्या बताया है, ओवरऑल क्या कंक्लूजन दिया है, जजमेंट क्या दिया है। ऑर्डर 6 रूल 17 अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग्स की बात करता है। तो प्लीडिंग्स का यहाँ मतलब समझ लीजिए। प्लीडिंग का मतलब होता है, ऑर्डर 6 रूल 1 में प्लीडिंग का मतलब बताया गया। प्लीडिंग इंक्लूड्स रिटन प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट। तो प्लेंट क्या होता है? प्लेंट जो वादी की तरफ से दाखिल किया जाता है रिटर्न में, और WS क्या होता है? रिटर्न स्टेटमेंट, वो प्रतिवादी की तरफ से डिफेंस के तौर पर दाखिल किया जाता है। तो अगर इन दोनों में किसी भी स्टेज पे अगर कोई संशोधन कराना चाहता है किसी प्रकार का, तो वो ऑर्डर 6 रूल 17 के तहत एप्लीकेशन दे सकता है। लेकिन ऑर्डर 6 रूल 17 का जो प्रोविजो है वो यह कहता है कि मुकदमा शुरू होने के बाद संशोधन के यानी ट्रायल अगर शुरू हो जाता है तो किसी भी आवेदन को अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि न्यायालय इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचता है कि उचित परिश्रम के बावजूद पार्टी मुकदमे के शुरू होने से पहले मामले को नहीं उठा सकती थी। तो इसी पे आज जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो डिसीजन आया है, रिसेंट जजमेंट, वो इसी पॉइंट पर है कि आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल क्या अमेंडमेंट अलाउ किया जा सकता है। तो आइए इस वीडियो में हम लोग जानते हैं, उस जजमेंट को जानते हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उस जजमेंट में क्या कंक्लूजन किया, क्या कंक्लूड किया, क्या ऑब्जर्व किया। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और ट्रायल शुरू होने का मतलब है यहाँ पे कि एक स्टेज होती है कि जब इश्यूज वाद बिंदु बनाए जाते हैं, जब प्लेंट और WS आ जाता है दोनों तरफ से, तो एक वाद बिंदु बनाया जाता है। इस केस का टाइटल है बसवराज वर्सेस इंदिरा और अदर्स, जिसे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 29 फरवरी 2024 को डिसाइड किया गया है। यह एक सिविल अपील है। तो इस केस के जो फैक्ट्स हैं वो पैरा 2 में बताए गए हैं, और वो यह हैं कि रिस्पॉन्डेंट नंबर 1 और 2 ने अपने ग्रैंड फादर की पैतृक संपत्ति के विभाजन के लिए एक मुकदमा दायर किया, और उसमें यह दलील दी कि संपत्ति का कोई वास्तविक विभाजन कभी नहीं हुआ है। जब मुकदमा अंतिम चरण में था तो रिस्पॉन्डेंट नंबर 1 और 2 द्वारा वाद पत्र में संशोधन की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया गया था। संशोधन की मांग यह थी कि मुकदमे में यह घोषणा करने की प्रार्थना जोड़ी जाए कि 14/10/2024 को जो कॉम्प्रोमाइज डिक्री यानी जो समझौता हुआ था दोनों पक्षों के मध्य, समझौता डिक्री को अमान्य किया जाए, वॉइड माना जाए। चूंकि प्रार्थना पहले नहीं की गई थी, इसलिए उस पर आवश्यक अदालती शुल्क, कोर्ट फीस भी लगाने की मांग की गई थी। जिस आधार पर संशोधन की मांग की गई थी वह यह था कि भूल और चूक के कारण, ओवरसाइट और मिस्टेक के कारण, रिस्पॉन्डेंट नंबर 1 और 2 जो वादी थे घोषणा की राहत पाने में असमर्थ थे। प्रतिवादियों के प्रति इस तरह का कोई प्रिजुडिस नहीं होगा, क्योंकि सीमित राहत है इसमें, जो कि पैतृक संपत्ति के उचित विभाजन के लिए है। तो ट्रायल कोर्ट ने इस आवेदन को खारिज कर दिया। हालांकि जब इस आदेश के खिलाफ रिस्पोंडेंट्स उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी, तो उसे उच्च न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया। ट्रायल कोर्ट के आदेश को सेट असाइड कर दिया गया, और वादी द्वारा यानी रिस्पोंडेंट्स के द्वारा जो प्रार्थना पत्र जो दिया गया था संशोधन का, उसे कॉस्ट पर अलाउ कर दिया गया। तो अब इस जजमेंट के में जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने माना है उसके रिलेवेंट पोर्शन को हम जानेंगे। ये फैक्ट्स थे। आइए अब सीधे पैरा 6 पे हम चलते हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या माना, क्या ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्वेशन क्या दिया। भाई, पक्षों के विद्वान वकीलों को सुना ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, और संबंधित संदर्भित रिकॉर्ड का अवलोकन किया, और यह ऑब्जर्व किया जो पैरा 6 में है
कि यह एक ऐसा मामला है जिसमें अपीलकर्ता को अनावश्यक मुकदमेबाजी में इस न्यायालय में जाने के लिए मजबूर किया गया है। सन 2005 में रिस्पोंडेंट्स नंबर 1 और 2 द्वारा पैतृक संपत्ति के बंटवारे की मांग करते हुए मुकदमा दायर किया गया था। मुकदमे में यह विशेष रूप से दलील की गई थी कि पक्षों के बीच समझौता डिक्री थी। हालांकि जैसा कि रिस्पोंडेंट नंबर 1 और 2 को सलाह दी जा सकती है, पार्टियों के बीच एक समझौता डिक्री मौजूद होने के बावजूद यदि कोई दिक्कत थी या शिकायत थी तो उसके संदर्भ में मुकदमे में कोई प्रार्थना नहीं की गई थी। यह विभाजन का मुकदमा मात्र बनकर रह गया। अपीलकर्ता द्वारा लिखित बयान में इस आशय का एक विशिष्ट रुख अपनाया गया था कि मुकदमा तब तक चलने योग्य नहीं है जब तक कि समझौता डिक्री को रद्द करने की प्रार्थना नहीं की जाती है, क्योंकि यह रेस जुडिकाटा के रूप में कार्य करेगा। लिखित बयान अगस्त 2005 में दायर किया गया था। अपीलकर्ता की विशिष्ट दलील के बावजूद रिस्पोंडेंट नंबर 1 और 2 ने कोई कदम नहीं उठाया। ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ डिस्प्यूट, मुकदमे के लंबित रहने के दौरान रिस्पोंडेंट नंबर 1 और 2 द्वारा मुकदमे में प्रतिवादी नंबर 4 को शामिल करने के लिए एक संशोधन किया गया था, जो मुकदमे की संपत्ति के एक हिस्से का खरीदार था, यानी सब्सिक्वेंट परचेजर था। उसे ऐड करने के लिए एक ऑलरेडी अमेंडमेंट पहले फाइल किया जा चुका था, जिसे ट्रायल कोर्ट के द्वारा 1/7/2006 को अलाउ कर दिया गया था। इसके बाद मुकदमे की सुनवाई चलती रही। जब फरवरी 2010 में यह बहस के चरण यानी आर्गुमेंट के चरण में पहुंचा तो रिस्पोंडेंट नंबर 1 और 2 द्वारा वाद पत्र में संशोधन की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया गया। अब कंप्रोमाइज डिग्री क्या होती है, इसे भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पैरा 7 में बताया है, क्योंकि यहाँ कंप्रोमाइज डिग्री की बात हो रही, समझौता डिग्री की। समझौता डिग्री को चुनौती देने के संबंध में कानून अच्छी तरह से स्थापित है। अब एक रेफर किया जजमेंट को भी, वो जजमेंट है साधना राय बनाम राजेंद्र सिंह और अन्य। अब इसमें जो बताया गया था कि मामले में राय दी गई, एक राय बताई गई थी कि सहमति डिग्री यानी कंसेंट डिग्री या कंप्रोमाइज डिग्री के खिलाफ अपील सुनवाई योग्य नहीं है। कोई अलग मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता। तीसरा, सहमति डिग्री एक विबंधन यानी स्टॉपेल और बाध्यकारी के रूप में कार्य करती है जब तक कि इसे आदेश 23 नियम 3 सीपीसी के प्रावधानों के तहत एक आवेदन पर एक आदेश द्वारा अदालत द्वारा रद्द नहीं किया जाता है। और चौथा, कि किसी पक्ष के लिए सहमति डिग्री के लिए उपलब्ध एकमात्र उपाय उस न्यायालय में संपर्क करना है जिसने समझौता दर्ज किया था। तो ये बताया पैरा 7 में। पैरा 8 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि आदेश 6 नियम 17 सीपीसी में जो प्रावधान है, जो प्रोविजो है, दिया गया है कि परीक्षण शुरू होने के बाद संशोधन के लिए किसी भी आवेदन की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि अदालत इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचती कि उचित परिश्रम के बावजूद पार्टी शुरू होने से पहले मामले को नहीं उठा सकती थी। यानी ट्रायल, अगर कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल शुरू हो जाता है तो उसके बाद अमेंडमेंट नहीं अलाउ किया जाएगा। फिर पैरा 9 में रेफर किया एक जजमेंट को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, जिसका टाइटल है एम रेवन्ना बनाम अंजनम्मा, और इसमें यह माना गया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि संशोधन के लिए एक आवेदन खारिज किया जा सकता है यदि यह पूरी तरह से अलग, नया और असंगत मामला पेश करना चाहता है। यह मुकदमे के मूल चरित्र को बदलता है, यानी पूरा नेचर ऑफ द सूट डिफरेंट केस ले आया जाता है ऐसे अमेंडमेंट से। तो आदेश 6 नियम 17 सीपीसी परीक्षण शुरू होने के बाद संशोधन के लिए एक आवेदन को रोकता है जब तक कि अदालत इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचती कि उचित परिश्रम के बावजूद पार्टी इस मुद्दे को नहीं उठा सकती है। परीक्षण शुरू होने के बाद संशोधन की मांग करने वाले पार्टी पर यह दिखाने का बोझ है, यानी बर्डन उसके ऊपर होगा जो अमेंडमेंट एप्लीकेशन फाइल करेगा कि उचित परिश्रम के बावजूद पहले इस तरह के संशोधन की मांग नहीं की जा सकी। पैरा 12 में यह कहा कि यदि मौजूदा मामले में संशोधन की अनुमति दी जाती है तो निश्चित रूप से अपीलकर्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अभिभाषणों में संशोधन के लिए किसी भी आवेदन पर विचार करते समय देखा जाने वाला यह एक महत्वपूर्ण कारकों में से एक है, इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। ये आवेदन दाखिल करने में देरी के कारण विरोधी पक्ष को मिला कोई भी अधिकार छीना नहीं जा सकता है।
और मौजूदा मामले में तो समझौता डिक्री 14/10/2004 को पारित की गई थी, जिसमें वादी पक्षकार थे। वादपत्र में संशोधन के लिए आवेदन 8 फरवरी 2010 यानी समझौता डिक्री पारित होने के 5 साल 3 महीने बाद दायर किया गया था, जिसे संशोधन के माध्यम से चुनौती देने की मांग की गई है। किसी भी डिक्री को चुनौती देने की सीमा 3 वर्ष की होती है। तो इस प्रकार इन कारणों को मानते हुए वर्तमान अपील को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। मतलब कंक्लूजन ये इस केस का ये हुआ कि इस अपील को स्वीकार कर लिया गया और जो उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को निरस्त किया गया, जो उच्च न्यायालय ने अलाउ कर दिया था, और वाद पत्र में संशोधन के लिए दाखिल प्रस्ताव पर खारिज कर दिया गया। यानी ट्रायल कोर्ट के जजमेंट को, जो ऑर्डर था, उसको माना ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। तो अपीलकर्ता कार्रवाई की लागत का हकदार होगा, यह भी कहा, जिसका मूल्यांकन 1 लाख रुपए प्रतिवादी संख्या 1-2 द्वारा संयुक्त रूप से या अलग अलग किया जाएगा। और कॉस्ट लगाते हुए इस अपील को स्वीकार कर लिया। बहुत अच्छी कॉस्ट, हैवी कॉस्ट लगाया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। तो फ्रेंड, तो ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल, अगर ट्रायल शुरू हो जाता है, वो भी ऐसी स्टेज पे आ जाता है, तो अमेंडमेंट आपका नहीं ला होगा अगर आप सही रीजन नहीं बताते हैं कोर्ट को कि क्यों आपने देरी की। तो फ्रेंड्स, होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और आगे भी मैं भविष्य में भी आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाता रहूंगा। रिसेंट जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की जो भी रहेगी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, वो वीडियो के माध्यम से बताता रहूंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स।